Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College Bhilwara, Department of Business Administration. Today we are going to start a new topic, discharge or termination of contract. अनुबंधों की मुक्ति या समाप्ति के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे हम लोग देख लेते हैं पहले कि अनुबंध की समाप्ति कहते किसे हैं। अनुबंध की समाप्ति से आशय पक्षकारों के अनुबंध से संबंधित उत्तरदायित्व की समाप्ति अथवा मुक्ति से है। जब पक्षकार जो हैं अपने अपने उत्तरदायित्व को कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो अनुबंध भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अनुबंध समाप्ति की कौन कौन सी विधियां होती है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला जो मेथड है या विधि है वो हम लेते हैं वचनों के निष्पादन द्वारा अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जब अनुबंध के पक्षकार उनके पारस्परिक वचनों का निष्पादन कर देते हैं तो अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ए बी को एक कार 15 लाख रुपए में बेचने का वचन करता है। यदि बी ए को 15 लाख रुपए ए कार व बी को देता है तो पारस्परिक वचनों का निष्पादन पूरा होने से अनुबंध भी समाप्त हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों ने अपने अपने वचन को पूरा कर दिया है तो अनुबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, पारस्परिक सहमति या ठहराव द्वारा समाप्ति, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पारस्परिक सहमति में करके भी अनुबंध की समाप्ति की जा सकती है। उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं धारा 62 और धारा 63 में। धारा 62 या सेक्शन 62 में जो प्रोविजन दिया गया है वो बताती हूँ मैं। यदि अनुबंध के पक्षकार उनके उस अनुबंध के स्थान पर किसी नवीन अनुबंध के प्रतिस्थापन अथवा छुटकारे या परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं तो मूल अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती है। अब दूसरा पॉइंट आता है धारा 63 में जो प्रोविजन दिया गया है वो बताती हूँ मैं। प्रत्येक वचन ग्रहीता उसको दिए हुए वचनों के निष्पादन का पूर्ण या आंशिक रूप से परित्याग भी कर सकता है अथवा ऐसे निष्पादन के लिए अवधि बढ़ा सकता है अथवा उसके स्थान पर अन्य कोई संतुष्टि भी स्वीकार कर सकता है जिसे वह उचित समझे। तो ये धारा 62 और धारा 63 सेक्शन 62 और सेक्शन 63 में इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। Section 62, according to Section 62, if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resign or alter it, the original contract need not be performed. This is the provision of Section 62. अब हम देखते हैं कि पारस्परिक सहमति या ठहराव द्वारा समाप्ति भी किस विधि से की जा सकती है। तो फर्स्ट है नवीनीकरण द्वारा, रिन्यूअल और नोवेशन। नवीनीकरण से आशय पुराने या मूल अनुबंध के स्थान पर पारस्परिक सहमति से नवीन अनुबंध का निर्माण करने से है। दूसरे शब्दों में पुराने अनुबंध को समाप्त करने के प्रतिफल के रूप में उन्हीं पक्षकारों या नवीन पक्षकारों के साथ पुरानी शर्तों पर ही या परिवर्तित नवीन शर्तों पर पुराने अनुबंध के स्थान पर नए अनुबंध का प्रतिस्थापन नवीनीकरण कहलाता है। मान लीजिए ए बी का ऋणी है व बी सी का ऋणी है। पारस्परिक समझौते द्वारा ए सी को बी का ऋण चुकाना स्वीकार कर लेता है व सी बी को ऋण मुक्त कर देता है। यही नवीनीकरण है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि रिन्यूअल किस प्रकार हो सकता है किसी भी अनुबंध का। अब सेकंड जो है परिवर्तन द्वारा, अल्टरेशन बाय अल्टरेशन। परिवर्तन से आशय पुराने अनुबंध की शर्तों में कुछ परिवर्तन करने से होता है। ऐसी स्थिति में पुराना अनुबंध पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं होता किंतु उसकी शर्तों में परिवर्तन हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, रोहन 2 लाख रुपए में 4 महीने के अंदर रोहन 20 लाख रुपए में 4 महीने के अंदर सोहन का मकान बनाने का वचन देता है, पर बाद में दोनों अनुबंध में यह परिवर्तन कर देते हैं कि रोहन 4 महीने के स्थान पर 8 महीने में मकान पूरा करेगा। यही परिवर्तन है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, निरस्तीकरण द्वारा, बाय रेसिशन। जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध को रद्द या निरस्त कर लेते हैं या मान लेते हैं तो भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। अनुबंध को कई प्रकार से निरस्त किया जा सकता है। अनुबंध के पक्षकार आपस में समझौता करके अनुबंध को निरस्त कर सकते हैं। अनुबंध के जिस पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है वह अनुबंध को निरस्त कर सकता है। अर्थात उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट आदि की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुबंध को निरस्त कर सकता है। एक पक्षकार द्वारा उसका वचन पूरा न करने पर दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है परित्याग, रेसिशन और सेटिस्फेक्शन। अनुबंध के अंतर्गत देय धनराशि से कम राशि अथवा निष्पादनीय वचनों से कम कार्य भी स्वीकार कर लेना परिहार कहलाता है। परिहार मीन्स परित्याग या रेसिशन। मान लीजिए ए से बी 50,000 रुपये मांगता है, पर बी ए से 50,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये लेकर ही संतुष्ट हो जाता है। यह संपूर्ण अनुबंध का निष्पादन माना जाएगा। नेक्स्ट है अभित्याग द्वारा, टू वैव। यदि अनुबंध के अंतर्गत अधिकार रखने वाला पक्षकार अपनी इच्छा से बिना किसी प्रतिफल के तथा बिना कोई नया ठहराव किए अपने अनुबंधात्मक अधिकारों को त्याग कर देता है, तब अभित्याग द्वारा अनुबंध समाप्त समझा माना जाता है। परंतु भूलवश अधिकारों को प्रवर्तित नहीं करवाना अभित्याग नहीं कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने 15,000 रुपये में बी के लिए एक मकान बनाने का ठहराव किया। बाद में बी ने कमरा बनाने से मना कर दिया। फिर भी ए ने बी के विरुद्ध अनुबंध भंग की क्षतिपूर्ति का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। यह अभित्याग द्वारा अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, थर्ड विधि कह सकते हैं हम इसको, अवधि वर्जित होने या समय बीत जाने से समाप्ति। डिस्चार्ज और बीइंग टाइम बार्ड ऑन लैप्स ऑफ टाइम। भारतीय लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार पक्षकार 3 वर्ष तक अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनुबंध को प्रवर्तित करा सकते हैं। अवधि के उपरांत पक्षकार उनके दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं यदि वचन के निष्पादन में समय सार तत्व हो व एक पक्षकार निर्दिष्ट समय में अपने वचन का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो दूसरा अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विधि या राजनियम के परिवर्तन से समाप्ति। डिस्चार्ज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। विधि या राजनियम के प्रवर्तन के प्रभाव से निम्न दशाओं में अनुबंध समाप्त हो जाता है। वह कौन कौन सी दशाएं हैं? फर्स्ट है पक्षकार की मृत्यु होने पर, बाय डेथ ऑफ पार्टी, दिवालिया होने पर, ऑन बीइंग इंसॉल्वेंट, बेहतर अधिकारों का विलयन, मर्जर विथ बेटर राइट्स। मर्जर विथ बेटर राइट्स के बारे में बता देती हूँ, बाकी तो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। जब एक व्यक्ति को बेहतर या उच्च कोटि के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तब उसके निम्न कोटि के अधिकार स्वतः ही उच्च कोटि के अधिकारों में विलीन हो जाते हैं। अतः निम्न कोटि के अधिकारों वाला अनुबंध समाप्त हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने श्याम का मकान 4 वर्ष के लिए किराए पर लिया, जिसे 1 वर्ष बाद में ही उसने क्रय कर लिया। अतः राम को मकान का स्वामित्व मिल जाने से किराएदारी के अधिकार स्वतः ही स्वामित्व के अधिकारों में विलय हो जाते हैं।
नेक्स्ट है अनुबंध में एक पत्र में एक तरफा परिवर्तन पर अनुबंध की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑन वन साइडेड अल्टरेशन। जब अनुबंध पत्र में एक पक्षकार बिना दूसरे पक्षकार की सहमति के कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है तो वह बाद में दूसरे पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तनों से है जिसके फलस्वरूप पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों तथा उनकी वैधानिक स्थिति में मूल अनुबंध की तुलना में अंतर आ जाए। अब नेक्स्ट है 6th पॉइंट, विधि अनुबंध भंग या खंडन पर समाप्ति। अनुबंध भंग जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए उसके दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार उसे अनुबंध भंग मानकर दोषी पक्षकार से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। अनुबंध भंग दो प्रकार से हो सकता है, वास्तविक खंडन जब अनुबंध का खंडन अनुबंध के निष्पादन की तिथि अथवा निष्पादन के दौरान किया जाए तो उसे अनुबंध का वास्तविक खंडन कहा जाता है। और दूसरा है प्रत्याशित खंडन, अनुबंध के निष्पादन के निर्दिष्ट समय से पूर्व ही यदि कोई पक्षकार अपने शब्दों, व्यवहार या आचरण से स्पष्ट या गर्भित रूप से अनुबंध को निष्पादित नहीं करने का विचार व्यक्त करता है तो यह रचनात्मक खंडन, एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। रचनात्मक खंडन स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी को 1 सितंबर 2000 को अपनी कार 12 लाख रुपए में देने का वचन देता है, किंतु ए 15 अगस्त 2000 को ही कार नहीं बेचने की घोषणा कर देता है या किसी और को बेच देता है, तब पहली स्थिति स्पष्ट रचनात्मक खंडन व बाद वाली गर्भित रचनात्मक खंडन कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7th, निष्पादन असंभव होने पर अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक एंड इम्पॉसिबिलिटी होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूँगी। यहाँ पर आप इम्पॉसिबिलिटी पढ़ें, असंभवता है ना, निष्पादन की असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी यहाँ पर पढ़ें। तो निष्पादन असंभव होने पर अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अनुबंध को निष्पादित करना असंभव हो जाए तब भी वह व्यर्थ हो जाता है। निष्पादन की प्रसंभवता कुछ प्रकार से हो सकती है, वो कैसे? फर्स्ट लेते हैं हम विद्यमान असंभवता या एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब अनुबंध के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य अनुबंध करते समय ही असंभव हो तो वह विद्यमान असंभवता कहलाती है। यह दो तरह की होती है, वापस इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, नॉन इम्पॉसिबिलिटी एंड अननॉन इम्पॉसिबिलिटी। नॉन इम्पॉसिबिलिटी या ज्ञात असंभवता यदि अनुबंध करते समय ही किसी पक्षकार अथवा पक्षकारों को निष्पादन की असंभवता की जानकारी हो अथवा वे सरलता से उसकी जानकारी कर सकते हो तो यह ज्ञात असंभवता कहलाती है। और अज्ञात असंभवता अननोन इम्पॉसिबिलिटी अनुबंध करते समय पक्षकारों को उसके निष्पादन की असंभवता का ज्ञान न हो तो यह अज्ञात असंभवता या अननोन इम्पॉसिबिलिटी कहलाती है। ऐसा असंभव कार्य करने का ठहराव व्यर्थ होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अननोन इम्पॉसिबिलिटी का। ए बी का घोड़ा 25,000 रुपए में क्रय करने का ठहराव करता है, पर घोड़ा अनुबंध करने से पूर्व ही मर चुका था और दोनों में से किसी को भी मरने की जानकारी नहीं थी। यह ठहराव व्यर्थ होगा। अब आती है बात तीसरा, जो विद्यमान असंभवता है उसका हम तीसरा पॉइंट लेते हैं,
आकस्मिक या अनुबंध के उपरांत असंभव था अथवा नैराश्य का सिद्धांत। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जिस कार्य के विषय में अनुबंध किया गया है वह अनुबंध के समय संभव हो किंतु बाद में अनुबंध के निष्पादन से पूर्व असंभव हो जाए तो यह आकस्मिक असंभवता कहलाती है। आकस्मिक असंभवता के कारण अनुबंध के व्यर्थ हो जाने के नियम या सिद्धांत को ही नैराश्य का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई अब विद्यमान असंभवता के 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, नॉन इम्पॉसिबिलिटी, अननोन इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन।